अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, डीएपी कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये भी हमको बचाना है। तो क्या करना है, किसानों को जब समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें, तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है, तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है 350 रुपए में, 300 रुपए में, 350 रुपए में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपए में यूरिया। और हर साल कीमत बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है। इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है। और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है, एक बार आपने खेत में एक कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार 2 कट्टा डालना पड़ेगा, 2 बोरे डालना पड़ेगा, और एक बार 2 बोरे पड़ गया तो अगली बार 3 बोरे डालना पड़ेगा, एक बार 3 पड़ गया तो फिर 4 डालना पड़ेगा। हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है। गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में 3 पानी लगता है। यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो 5-6 बार पानी लगाना पड़ता है, पानी का खर्चा बढ़ जाता है। और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पड़ता है। जमीन से ज्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे 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 होता चला जाता है। पहले पानी 25-30 फुट पे मिलता था, अब पानी 900 फुट तक नहीं मिलता खेतों में। तो किसानों को समझाइए कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है। एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है। दूसरा, हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है। और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है, तो डीजल का खर्चा बढ़ता है। और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है। एक जमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल, अब 35 रुपए लीटर। 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है। फिर हो सकता है 1.5 साल में 100 रुपए लीटर हो जाए। किसान कहां जाएगा, मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते। और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं। और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी? कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है, अपने अपने बच्चों के लिए वो पूतना की स्थिति में है। आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है, तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में हैं। माताओं के दूध में वो सब केमिकल हैं जो कीटनाशक दवाओं में हैं, क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं, भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं। और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं, जो आप में डायबिटीज दे रहे हैं, जो आप में हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन दे रहे हैं। 148 किस्म की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है। इसलिए किसानों को समझाओ कि ये यूरिया डीएपी का जहर एक तो विदेशी है, ये बंद करो।
दूसरा ये शरीर को नुकसान देता है इसलिए बंद करो, तीसरा ये पैसे का नुकसान करता है इसलिए बंद करो। तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें, तो उनसे कहो गोबर का खाद डालो। अब किसान क्या पूछेगा आपको सबसे पहले, वो कहेगा गोबर के खाद से तो उत्पादन नहीं होता। तो उससे कहो गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, यूरिया डीएपी से जितना नहीं होता उससे तो ज्यादा गोबर के खाद से होता है। मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आप आइए वहां देखिए, हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डीएपी बंद करके गोबर का खाद डालना शुरू किया है। और जिस किसान के यूरिया डीएपी के खेत में 1 एकड़ में 20 से 25 मीट्रिक टन गन्ना होता था, आज उस किसान के खेत में गोबर का खाद डालने से 90 से 100 मीट्रिक टन गन्ना हो रहा है, कम नहीं होता है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 12 कुंटल गेहूं होता था, आज उनके खेत में गोबर का खाद डालने से 20 से 22 कुंटल गेहूं हो रहा है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 2.5 कुंटल कपास होती थी, आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाद डालने से 7 कुंटल एकड़ का कपास हो रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों किसान हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, थोड़ा अगर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत किसान है। 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच, जा जाके उनको ये सब सिखाया। गोबर की खाद से उत्पादन ज्यादा मिलता है यूरिया डीएपी की तुलना। क्यों मिलता है वो जानना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात है, जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते। गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है, गोबर जो है ना कई तरह के जीव जंतुओं का भोजन है। यूरिया जो है वो भोजन नहीं, जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केंचुआ कहते हैं। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना। 2-4 दाने ही यूरिया डालोगे, वो तड़पना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाल के। और केंचुए क्या करते हैं, केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए का काम क्या है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना। पूरे दिन में वो 3 चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है। नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। अब केंचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। केंचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केंचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है। माने वाटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केंचुआ करता है, और यूरिया के कारण ये मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केंचुआ मर जाएगा। केंचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। ये केंचुआ ही करता है और कोई नहीं कर सकता। केंचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने इसका हिसाब निकाला था, एक केंचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक केंचुआ साल भर में। और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है, और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है। माने एक केंचुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है। ऐसे करोड़ों केंचुए हैं, पता सोचो कितने हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं इस देश में। इसलिए गोबर का खाद डालने से फायदा क्या होता है, रासायनिक खाद डालो केंचुआ मर जाता है, गोबर का खाद डालो केंचुआ जिंदा हो जाता है। क्योंकि गोबर केंचुए का भोजन है। केंचुए को भोजन मिले तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, केंचुआ नहीं मानता उस बात को। एक एक केंचुआ 50-50 हजार बच्चे पैदा करके मरता है। 50-50 हजार। एक जाति का केंचुआ तो मैंने देखा 1 लाख पैदा करता है बच्चे, तब मरता है।
तो वो एक जिंदा है, उसने 1 लाख पैदा कर दिए, अब वो 1-1 लाख पैदा करेंगे, करोड़ों केंचुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया। और केंचुए ज्यादा होंगे तो मिट्टी फिर उलट पलट होने लगेगी, मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे, तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा। और पानी मिट्टी में गया तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा, तो बाढ़ नहीं आएगी, तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा, इस देश का करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। इसलिए आप किसानों को समझाओ गोबर की खाद डालो। फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या? उनसे कहना गारंटी मेरी, गारंटी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की। थोड़े दिन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाद डालो, गारंटी हमारी, 1 ग्राम भी उत्पादन कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा? डालने का तरीका है। डालने का तरीका क्या है? अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं? गोबर डालते हैं, वो घूरा है, घूरा गांव में कचरा डालने का, वहां गोबर इकट्ठा करते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर वो सूखता रहता है, और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती है। फिर वो सूखा हुआ गोबर हम डालते हैं, इससे उत्पादन ज्यादा नहीं आता। गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए, ताजा डालना चाहिए। गोबर को अगर पानी में घोल के डालो ना तो वही 3 गुना ज्यादा फायदा करता है। तो किसानों को यह समझाओ कि गोबर को सुखा के खेत में ना डालें, उसको पानी में घोल के डालें। तो कैसे घोलेंगे पानी में? उसका फॉर्मूला लिख लो आप। और जो जो गांव में जाने वाले कार्यकर्ता है, ये सब किसानों को आप बोलो कितना गोबर डालना है, कितना पानी उसमें मिलाना है, कितने बीघे के लिए काम में लाना है उसको। अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं। 1 एकड़ माने 2.5 बीघा, 5 बीघा नहीं, 2.5 बीघा। तो एकड़ 2.5 बीघे का हिसाब जोड़कर बताता हूं। एक किसान को एक बार में 1 एकड़ फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा? गीला करके डालेंगे तो 10 किलो गोबर, बस 10 किलो गोबर, 10 किलो गोबर। फिर से सुन लो, 10 किलो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 100 किलो नहीं, 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए। डालना कैसे? लिख लो 10 किलो गोबर। फिर इसमें चाहिए 10 लीटर मूत्र, जिस जानवर का गोबर उसी का मूत्र। गाय का गोबर तो गाय का मूत्र, भैंस का गोबर तो भैंस का मूत्र, बैल का गोबर तो बैल का मूत्र। अब आप बोलोगे गोबर तो इकट्ठा कर लेंगे, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? जानवर जो मूत्र देते हैं ना, जहां पे आप जानवरों को रखते हो वहां पे पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढाल लगा दो। जितना भी वो पेशाब करेंगे वो नाली में आ जाएगा। नाली के आगे एक खड्डा खोद दो, वो सारा उसमें जमा हो जाएगा, फिर वो ले लो। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जानवरों के मूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल खराब ही नहीं होता। तो चिंता करने की बात ही नहीं है। तो इकट्ठा होता रहेगा, खड्डे में डालते रहो। तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, ठीक है। फिर इसमें मिलाना है लगभग 1 किलो गुड़, आधे से 1 किलो गुड़। गुड़ तो आप सब जानते हो। एक तो गुड़ होता है जिसको आप खा लेते हो, एक तो गुड़ ऐसा होता है जिसको जानवर खा लेते हैं, और एक गुड़ ऐसा होता है जिसको कोई नहीं खा सकता। गीला गीला, पुराना पुराना, काला काला, वो गुड़ खेत के बहुत काम का है। जो सबसे घटिया गुड़ है, जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आपका, वो खेत के लिए बहुत काम का है। तो वो गुड़ ले लो, आधे से 1 किलो। गोबर हो गया, मूत्र हो गया, गुड़ हो गया। अब इसमें लगभग 1 किलो डालना है दाल का आटा। दाल है ना, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सोयाबीन की दाल, खेसारी की दाल, कोई भी दाल, 1 किलो उसका आटा। 4 चीजें हो गई, गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा। और इसमें डालनी है 1 मुट्ठी मिट्टी। 1 मुट्ठी में आधा किलो या 1.25 किलो तक मिट्टी आती है। मिट्टी कहां से लानी है? आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है, बरगद का कोई पेड़ है, तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी। पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगद के पेड़ के नीचे की? पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना? आपको मालूम है
पीपल और बरगद के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत होती है। तो पीपल और बरगद के पेड़ के मिट्टी में जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं, यही जीवाणु खेत को चाहिए। तो मिट्टी ले ली, 5 चीजें हो गई, गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, गुड़ लगभग 1 किलो, दाल का आटा 1 किलो और मिट्टी लगभग 1 किलो। ये 5 चीजों मिला दो, घोल दो। हाथ से घोल लेना, खराब नहीं होंगे हाथ, नहीं तो डंडे से घोल देना। एक ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक के ड्रम में घोल लेना, नहीं तो लोहे के ड्रम में घोल लेना। प्लास्टिक का होगा तो अच्छा, लोहे वाला क्षरण ज्यादा होता है। अब इसको घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन रख देना। घोलने में तकलीफ आए तो थोड़ा पानी मिला देना, ज्यादा मत मिलाना, थोड़ा ही मिलाना। घोल के 15 दिन रख देना। 15 दिन के बाद यह खाद तैयार हो जाएगा। इस खाद में क्या होगा, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाएंगे। वो जो मिट्टी डाली ना, मिट्टी के जीवाणु अगर 1 लाख हैं तो 15 दिन में वो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ढक के रख लो तो अच्छा है, छांव में रखना सबसे अच्छा, धूप में बिल्कुल मत रखना। पेड़ के नीचे की छांव में रखना, नहीं तो कोई ऐसी जगह रखना जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो, और इस पे कपड़ा बांध दो, ढक्कन लगा दो, जैसे है ढक लो। अब ये 15 दिन में तैयार हो गया, इसमें करोड़ों जीवाणु तैयार हो गए। अब ये जीवाणु घोल, इसको जीवाणु घोल कहते हैं, इसको खेत में डालना है। डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है, और पानी कितना मिलाना है, जितना गोबर था उसका 10 गुना पानी, 10 गुना कम से कम। 100 लीटर पानी, 10 किलो गोबर तो 100 लीटर पानी, और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर। तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया। अब ये पूरा परफेक्ट घोल हो गया। इसको 1 एकड़ के खेत में छिड़कना है, जैसे पानी छिड़कते हैं ना मिट्टी दबाने के लिए, ऐसे ही छिड़कना है बस। आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोड़ों जीवाणु मिट्टी में पहुंच जाएंगे। तो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवाणु करते हैं। आपको मालूम है जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु सारा काम करते हैं। पौधे की जड़ को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। पौधे की जड़ को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। पौधे की जड़ को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु, माने पौधे को बड़ा होने के लिए जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए और फिर वो हमारे शरीर में वास्तव में चाहिए, वो सब इन जीवाणुओं की करामात से ही मिलता है। तो पौधे की जड़ को भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने लगेंगे, पौधे की बढ़त बहुत तेज होगी, और जिस पौधे की बढ़त अच्छी होगी उसका फल अच्छा होगा, जिसका फल अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा। अब इसमें समय लिख लो, कितनी बार डालना, कब डालना। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें ना, जोतें, बीज डालने से पहले खेत जुताई होती है ना, खेत जुताई करते ही 1 दिन डाल दो। आज जुताई किया, कल डाल दो, जुताई करके डाल दो। ये पहली बार, ठीक है। फिर इसके डालने के 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद बुआई कर दो। है कितना डाल सकते हैं बताया ना, 1 एकड़ में जितना तैयार हुआ 200 लीटर वो। तो आपने इसको जोत के 1-2 दिन में डाल दिया, फिर बीज बो दो। बीज बोने के 21वें दिन में फिर डाल देना। आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना। क्या होता है ना, बीज में से अंकुरण होता है, और अंकुरण होने के 21वें दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है। फिर 21 दिन के बाद वो सूर्य की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सूर्य ताप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़त तेज हो जाती। तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर 21वें दिन पे डाल देना। आज डाला, 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला। तो एक फसल अगर आप समझ लो 4 महीने की है तो लगभग 5 बार डालना पड़ेगा। कोई फसल 6 महीने की है तो 7-8 बार डालना पड़ेगा। 8 महीने की है तो 10-1 बार डालना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा क्या है? जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का, मूत्र फोकट का, गुड़ मैं कह रहा हूं सबसे सड़ा हुआ जिसको फेंक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा।
पानी तो फोकट का है ही, थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा, लेकिन किसान अगर दाल पैदा करता है तो वो भी घर की हो जाएगी। माने खाद बनाने का खर्चा लगभग शून्य आएगा, मेहनत लगेगी, पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा। और ये खाद जो तैयार होगी इसमें जबरदस्त क्वालिटी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर, आयरन भरपूर, फास्फोरस भरपूर। क्या क्या इसमें है? गोबर है, गोबर में कैल्शियम है, आयरन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो चाहिए मिट्टी को। फिर गुड़ है, गुड़ में जबरदस्त फास्फोरस है, गुड़ में जबरदस्त कैल्शियम है, फिर मूत्र में ये सब है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमें चाहिए वही मिट्टी को चाहिए, वो सब इस खाद में भरपूर हैं। यूरिया में नहीं है, डीएपी में नहीं है, यूरिया में कैल्शियम नहीं है, डीएपी में कैल्शियम नहीं है। और कैल्शियम सबसे प्रमुख आधार है मिट्टी के लिए, क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा, पौधे में होगा तो फल में होगा, फल में होगा तो भोजन में होगा, भोजन में होगा तो शरीर में होगा, शरीर में होगा तो हड्डियां मजबूत, हड्डियां मजबूत तो शरीर मजबूत। ये सारा साइकिल इसी कैल्शियम के उस पे है। तो ये तो गोबर की खाद से ही मिलेगा, यूरिया डीएपी से मिलने ही वाला नहीं है। तो किसान को ये समझाइए आप। अब आपको समझ में आ गया, हर 21 दिन में डालना है, जबरदस्त फसल आएगी। पहली बार जब आप डालोगे ना तो किसान थोड़ा झिझक करेगा, उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको कहना कि भाई तुम डालो, नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है, खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाद डालते हैं ना तो गेहूं का उत्पादन पहले साल की तुलना में थोड़ा ही कम आता है, लेकिन उत्पादन जितना कम आता है उससे ज्यादा खर्चा बच जाता है, तो वो बराबर मामला बैठता है। हम यूरिया डीएपी में खर्चा करते हैं हजारों रुपए का, तब उत्पादन लेते हैं। यहां खर्चा ही नहीं है, थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं, इसलिए किसी किसान का नुकसान नहीं। और 2-3 साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार बढ़ता है। और 10-12 साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है, 100% की बढ़ोतरी हो जाती है। नहीं, छानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डालो, उसमें जितना कचरा है सब खेत में जाने दो, क्योंकि कचरे में जीवाणुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, छानने की जरूरत नहीं है। अब आप डालोगे कैसे, ये प्रश्न है। तो उसके लिए 4 विधि है। पहली विधि ये है कि सीधे डब्बा लो और छिड़काव करो, खेत पे भरो और छिड़क दो, भरो और छिड़क दो। अब कहोगे जी खेत बहुत बड़ा है, ये तो नहीं चल सकता, तो दूसरा तरीका बताता हूं। खेत में पानी लगाते हैं ना, पानी में डाल दो। नाली में से पानी जा रहा है ना, एक टंकी में भर के ये खाद रख दो, उसमें नल लगा दो, टोटी खोल दो, टपक टपक पानी में गिरता रहेगा, खेत में चला जाएगा। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी के घर में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो गोबर ज्यादा होगा उसके पास, तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ, बचे हुए गोबर का क्या करेंगे? तो बचा हुआ गोबर अगर सूखा है तो उसको इसी में डाल देना 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला के, तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा। गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। और एक तरीका है, खेत में से मिट्टी खोद लो, मिट्टी खोद लो, मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो, मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी के लड्डू बना लो, लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। तो पानी के साथ दे सकते हैं, छिड़क के डाल सकते हैं, गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं। और एक आखिरी तरीका है, स्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नोजल निकाल दो, नोजल निकाल दो, फिर उससे स्प्रे कर दो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा, ये जमीन पे होगा, मिट्टी पे होगा। फसल पे डालने से फायदा नहीं मिलेगा, मिट्टी में डालना है इसको। तो अगर फसल ऊंची है तब कैसे डालेंगे? तब तो पानी लगाओगे तभी डालना सबसे अच्छा है। इसमें एक तरीका यह है कि खेत का मुहाना होता है ना, जहां से पानी घुसता है, वहां एक आदमी को बिठा दो, डब्बा लेके पटकता रहेगा, उसमें पानी के साथ जाता रहेगा और पानी के साथ पूरे खेत में बराबर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है। और एक तरीका है इसको डालने का, अगर आपके घर में गोबर का वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडा उपला जो भी कहते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद राख निकलती है ना, वो राख इकट्ठी कर लो और ये घोल और राख मिला दो
और फिर लड्डू बन जाएंगे, फिर खेत में छिड़क दो, तो इसका तो जबरदस्त उत्पादन आता है। क्योंकि जो राख है ना, इसमें कई केमिकल अतिरिक्त हैं जो गोबर और गोमूत्र से भी ज्यादा है। तो ये तरीका समझ में आ गया। हर 21 दिन पे डालेंगे। 4 महीने की फसल है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा, 6 महीने हैं तो 7-8 बार। इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी। गोबर किसी भी जानवर का, गाय का हो, भैंस का हो, बैल का हो, बकरी बकरे का हो, गधे घोड़े का हो, हाथी ऊंट का हो, कोई भी हो, सब चलेगा। मूत्र भी किसी जानवर का, ठीक है। और आधा आधा मिले तो वो भी चलेगा। गाय का आधा ले लिया, भैंस का आधा, किसी के पास गाय नहीं हो, किसी के पास भैंस नहीं हो, एक एक गाय एक एक भैंस, और खेत बड़ा है तो आधा आधा, सब मिक्सिंग करके चलेगा। बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा। जर्सी का फायदा पूरा नहीं करेगा, और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। जर्सी गाय है, उसका गोबर है, उसमें देशी गाय का 1-2 किलो गोबर मिला लेना, वो वैसे ही काम करता है जैसे 100 किलो दूध में 1 चम्मच दही डालो तो पूरा दूध दही हो जाता है। वैसे ही 100 किलो जर्सी गाय के गोबर में 1 किलो देशी का डाल दो तो देशी गाय के जीवाणु अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते हैं। और धीरे धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाय बेचते जाना, देशी लेते जाना, क्योंकि ये जर्सी गाय के दूध में दम नहीं है। आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से। घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है, मैड काउ डिसीज। उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है, इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फेंकवा देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, डेनमार्क में दूध बहुत है, चाय बिना दूध की पीते हैं सबके सब, क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है। तो जर्सी गाय बेच के देशी लेते जाना। भैंस हो तो उसका तो चल जाएगा, बैल का चल जाए। अब एक आखिरी चीज और बता दूं, उसको आप लिख लो। ये तो हुआ खाद। अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया तो, कीड़ा लग सकता है ना, तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो। कीड़ा अगर लगता है, कीट लगता है, तो उसकी दवा भी हम खुद बना के छिड़क सकते हैं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी? 20 लीटर जानवरों का पेशाब ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, 20 लीटर, ठीक है। ये 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं। फिर इसमें 2.5-3 किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना। नीम के पत्ते की चटनी, नीम का पत्ता है, पीस के चटनी बना के डाल देना, 2.5-3 किलो। और आकड़ा देखा है? आकड़ा, आकड़ा के पेड़ के पत्ते की भी चटनी डाल देना, 2.5-3 किलो। आकड़ा, आक कहते हैं, आक, कुछ लोग अकौआ कहते हैं उसको। आक, आकड़ा, अकौआ, हाँ वही जो हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, जिसमें सफेद सफेद दूध निकलता है। और एक तीसरा पत्ता है, सुनो सुनो भाई, एक तीसरा पत्ता है बेशरम। बेशरम जो है ना, अक्सर गांव में घुसते हैं ना, तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहता, पान के जैसा पत्ता, बैगनी रंग का फूल आता है, उसमें ना खुशबू होती है ना कुछ होता है, बिना पानी के बिना बीज के होता है, इसलिए बेशरम कहते हैं। तो 2-2.5 किलो ले लो। और एक पत्ता है आपके गांव में अगर मिले तो, सीताफल का पत्ता, शरीफा जिसको कहते हैं, सीताफल शरीफा, उसका पत्ता 2-2.5 किलो ले लो। और अगर गांव में मिल जाए ना तो वो घास आती है ना, कांग्रेस घास, उसको चटनी बना के डाल दो, 2-2.5 किलो। और इसमें थोड़ा सा खूब तीखी लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो, तो वो पीस के डाल दो, 250-300 ग्राम। लहसुन पीस के डाल दो, आधा किलो के करीब। गाजर घास, वही। और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं, वो याद रखो।
जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती, फिर से सुनो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती और आपके गांव में उपलब्ध है, वो सब पत्ते पीस के डाल दो इसमें। गाय को खिला के देख लो, खा रही है तो नहीं डालना, नहीं खा रही है तो पीस के डाल देना है। मोटी बात याद रखो। तो 3-4 तरह के पत्ते डाल दिए, थोड़ा लहसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दी, 20 लीटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गर्म करना, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो। अब ये दवा तैयार हो गई, कीटनाशक। इसको स्प्रे कर दो किसी भी फसल पे, तो 48 घंटे माने 2 से 3 दिन में सारे कीट खत्म कर देता है। 1 पैसे का खर्चा नहीं होता, बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता। ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मटर में, गन्ने में, हर तरह की फसल में ये उपयोग हो सकता है। तो कीटनाशक दवा बनाने का आपको मालूम, खाद बनाने का आपको मालूम। अब यूरिया, डीएपी और एंडोसल्फान गांव गांव से हमें बंद कराना है। 4,80,000 करोड़ रुपए किसानों का बचाना है, 2,32,000 करोड़ रुपए शहर वालों का बचाना है। ये दोनों मिला दें तो करीब 7-8 लाख करोड़ रुपए देश का हम बचा सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की ताकत से। और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है करीब 7 लाख करोड़ का, अगर पक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं तो इंपोर्टेड चीजें भी बंद हो सकती हैं। 14 लाख करोड़ का फायदा, माने इतना बड़ा फायदा हम पूरे देश को दे सकते हैं अपने स्वदेशी आंदोलन और अभियान से। इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभियान को गांव गांव जाके चलाना है। और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक ने जैसा परिश्रम किया, महात्मा गांधी ने जैसा परिश्रम किया, विपिन चंद्र पाल ने जैसा परिश्रम किया और क्रांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया, वैसा ही परिश्रम आपको करना है। ताकि क्या होगा, जैसे आज हम लोकमान्य तिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी आजादी के लिए, वैसे ही आपका नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए। ऐसा कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। ये जो गाय का गोबर है ना, गोबर बहुत अद्भुत है। ये जैसे मूत्र अद्भुत है वैसे गोबर बहुत अद्भुत है। गाय के गोबर में वो सब केमिकल हैं जो अच्छी खेती करने के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको आप कहते हैं, अच्छी खेती मैं उसको कहता हूँ। जिस खेती में जहर नहीं डालना, यूरिया, डीएपी, उसको करने का एक ही तरीका है, गोबर। तो गोबर में बहुत ताकत है। मैं 15 साल से मेरे खेत में गोबर डालता हूँ। मेरा गाँव में जन्म हुआ, मेरे घर में खेती होती है, 15 साल से हम गोबर डालते हैं। गोबर के साथ गाय मूत्र भी मिला के डालते हैं। इतनी जबरदस्त खेती होती है कि सब दूर दूर के लोग देखने आते हैं। हमारे गांव में जो किसान यूरिया, डीएपी डालते हैं उनको 1 एकड़ में 20 टन 25 टन ईख होता है। और हम लोग जो गाय का गोबर और मूत्र डालते हैं उनको 1 एकड़ में 90 टन तक ईख होता है, गन्ना 90 मीट्रिक टन। और दूसरों का गन्ना होता है 8 फीट 9 फीट, हमारा गन्ना होता है 14 फीट 15 फीट। दूसरों का यूरिया, डीएपी की गन्ने की रिकवरी है 6% 60%, हमारी रिकवरी है 14 से 15%। सब चीनी मिल वाले परेशान है हमारा गन्ना लेने के लिए, हम किसी को देते नहीं, क्योंकि हम उसका गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ में भी जहर नहीं डालते, उसको दूध से साफ करके वो गुड़ बनाते हैं। वो गुड़ हमारा बाजार में 70 से 80 रुपए किलो जाता है। और व्यापारी 1 साल पहले एडवांस दे देते हैं और कहते हैं जी अगले साल किसी को मत देना, मुझे ही देना। मैं उन व्यापारियों को पूछता हूँ भाई बहुत गुड़ है ले लो, तो उन्होंने कहा आपका गुड़ हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 150 रुपए किलो बेच लेते, इंटरनेशनल मार्केट में उसको 150 रुपए। कहाँ है आपका गाँव? अलीगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में। ऐसा गाँव आपका भी हो सकता है, मेरा हो सकता है तो आपका हो सकता है। गाँव तो सब एक ही है ना, जमीन तो एक ही जैसी है, हम सब इंसान भी एक जैसे हैं। 2 आंख मेरे हैं, 2 आंख आपके हैं, 2 कान मेरे, 2 आंख, बस इतना ही है कि थोड़ा सेंसिटिव आप हो जाए और थोड़े इंटेलिजेंट हो जाए। सेंसिटिविटी और इंटेलिजेंसी किसी में भी आ जाए तो किसी भी गांव में ये हो सकता है। मैंने पिछले 12 साल घूम घूम कर लगभग 5 लाख किसानों को ये सिखाया। गाय का गोबर, गाय का मूत्र खेती में कैसे डालना, गाय के मूत्र से दवाएं कैसी बनाना। जो जो किसान ने सीखा सब लखपति हो गए।
एक भी किसान अभी बैंक का कर्जदार नहीं, सब बैंकों को कर्जा दे रहे हैं क्योंकि खर्चे सबके घट गए और आमदनी सबकी बढ़ गई। गाय में इतनी ताकत है। मुझे अब बचपन का याद आता है, मेरी दादी माँ मुझे कहती थी, अब वो जीवित नहीं है, वो कहती थी गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास। पहले तो वो कहती थी 33 करोड़ देवता हैं, तो मेरे तो दिमाग में नहीं बैठता था, इतना छोटा शरीर और 33 करोड़ देवता कहां से आ गए। अब समझ में आता है। वो मुझे कहती थी गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी है, और संस्कृत का एक सूत्र सुनाती थी मुझे बचपन में, गोमय वसति लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी। तो उस समय तो मेरे समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया कि ये गाय के गोबर को जब खेत में डालते हैं 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है तो लक्ष्मी आती है। और गाय के गोबर को खेत में डालते हैं, कनक बीजते हैं तो 1 एकड़ में 25 कुंटल तक कनक आता है। धान बीजते हैं 29 से 30 कुंटल धान आता है। कपास बीजते हैं तो 7 से 8 कुंटल कपास आती है। सब्जियों की खेती करें तो 1 एकड़ में हर दिन कम से कम 5 कुंटल सब्जी टूटती है। इतना फायदा है गोबर की खेती करने का, तो आप भी करो। देश में ब्रेन कैंसर, फिर हमारे देश में ब्लड कैंसर, इन दोनों के सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण जंतुनाशक, कीटनाशक और जहरीला रासायनिक भोजन है। फिर हमारे यहाँ डायबिटीज के बारे में सबसे ज्यादा शोध की है जिन वैज्ञानिकों ने, उनका कहना है कि डायबिटीज 200% ज्यादा खतरा पैदा कर देती है उन लोगों को जो जहरीले जंतुनाशक और कीटनाशक का खाना खाते हैं। माने एक व्यक्ति अगर सामान्य खाना खाता है जिसमें जहर नहीं है, और दूसरा व्यक्ति जो जहर वाला खाना खाता है, कीटनाशक और जंतुनाशक और रासायनिक खाद का, तो जो जहर वाला खाना खा रहा है उसको 200% ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की बनिस्बत की उसके के जो शुद्ध खाना खा रहा है। इसी तरह कैंसर के बारे में कहते हैं 300% ज्यादा संभावनाएं हैं कैंसर होने की जो जहरीला भोजन खा रहे हैं अपने जीवन में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको बहुत ज्यादा होने की संभावना है, तो ये जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक। वैज्ञानिकों ने अब तक जो शोध की है वो बताते हैं 48 किस्म की ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है दुनिया में किसी पैथी के पास, एलोपैथी के पास, आदि आदि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति है सारी दुनिया में। 48 ऐसी बीमारियां जो सबसे गंभीर मानी जाती हैं, जिसमें कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ब्रेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक का दुष्परिणाम है। तो खेतों में डाला जाता है यूरिया, डीएपी, अंत में आता है हमारे शरीर में दुष्परिणाम हमको होता है। खेतों में डाला जाता है जहर, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, अंत में हमारे शरीर में आता है जहर बन के और हमको दुष्परिणाम करता है। तो भारत के 115 करोड़ लोगों का भोजन तो जहरीला हो ही गया है, और उस जहर के कारण हमें जो बीमारियों के ठीक होने पर खर्चा करना पड़ता है, बार बार स्वामी जी के मुंह से आप सुनते हैं 7 लाख करोड़ रुपए का दवाओं का खर्चा हमारा बढ़ गया है। ये 7 लाख करोड़ का सारा खर्चा एक ही दुष्परिणाम में से निकल रहा है, और वो है जहरीली खेती, विषयुक्त खेती, खेतों में डाले जाने वाला रासायनिक खाद और कीटनाशक और जंतुनाशक। ये तो एक दुष्परिणाम है। दूसरा दुष्परिणाम है वो किसानों को प्रत्यक्ष है। किसानों को दुष्परिणाम क्या है? किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लगभग लाखों करोड़ों रुपया, अगर ठीक ठीक से मैं कहूं तो 4,80,000 करोड़ रुपया किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का ये रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक खरीदने में बर्बाद हो जाता है। किसानों का खर्चा हो रहा है 4,80,000 करोड़ यूरिया, डीएपी और जंतुनाशक कीटनाशक खरीदने में, और वो सारा का सारा हमारे शरीर में आता है। फिर हमें बीमारियों का इलाज कराने में खर्च करना पड़ रहा है करीब 7 लाख करोड़। अगर दोनों खर्चे को मिला दिया जाए तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का सीधे बर्बाद हो रहा है खेतों में जो यूरिया, डीएपी और कीटनाशक का जहर डाला जा रहा है उसके कारण। और आप जानते हैं ये 12 लाख करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी रकम है। ये भारत सरकार के 1 साल के बजट से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। भारत का 1 साल का बजट 10 लाख करोड़ का है, उससे भी 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा की रकम हमारी खर्च हो रही है ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आदि आदि का खेतों में इस्तेमाल करने से। तो एक तो प्रत्यक्ष नुकसान है वो किसानों को, और दूसरा परोक्ष नुकसान है वो भारत के 115 करोड़ नागरिकों को। और एक तीसरा नुकसान है वो ये
कि ये 4,80,000 करोड़ रुपए जो किसानों के द्वारा खर्च किया जाता है, इस खर्चे में भारत सरकार लगभग 1,20,000 करोड़ की सब्सिडी देती है यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों पर, और वो सब्सिडी का सारा खर्चा सरकार आपकी जेब में से निकालती है टैक्स के रूप में। तो तीसरा खर्चा आपकी जेब पर डाका सरकार के द्वारा। आप सरकार को टैक्स देते हैं विकास का काम करने के लिए, उस टैक्स के पैसे में से 1,20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर देती है यूरिया, डीएपी और कीटनाशक कंपनियों को दे देते हैं वो, ताकि किसानों को ये आसानी से और सस्ता उपलब्ध हो जाए। तो आपकी जेब से भी पैसा जा रहा है, किसान की जेब से भी पैसा जा रहा है, अंत में आप बीमार पड़ रहे हैं, वो पैसा भी आपको लाखों करोड़ों में खर्च करना पड़ रहा है। तो आप बोलिए कि ये जहरीली खेती और ये विषयुक्त खेती जो हमारे देश में चल रही है, इससे लाभ किसको हो रहा? लाभ सिर्फ एक जगह हो रहा है, और वो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को, जो ये जहरीले रासायनिक कीटनाशक बेच रही हैं और हमारे देश में जहरीले रासायनिक खाद बेच रही हैं। अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां हैं जो भारत में ये व्यापार पिछले 40 साल से कर रही हैं। अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों की सैकड़ों कंपनियां हैं जो ये व्यापार भारत में पिछले 40 साल से कर रही हैं। आपको एक अमेरिकन कंपनी का नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा कि अमेरिका की ऐसी ही एक कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। उसने भोपाल में एक कारखाना लगाया था और वो कारखाना जहरीला कीटनाशक बनाने के लिए ही था। उस कारखाने में से 40 मीट्रिक टन जहरीली गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और उस गैस के निकलने के कारण 3 दिसंबर 1984 की रात को 1 घंटे के अंदर 3,000 लोग तड़प तड़प के मौत की नींद में सो गए थे। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 17,000 लोग उसमें मरे थे और 1 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए थे। वो एक अमेरिकन कंपनी की कहानी यूनियन कार्बाइड। इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी बायर, इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी पार्क डेविस, सैकड़ों अमेरिका की कंपनियां इस देश में जहरीले कीटनाशक का व्यापार कर रही हैं, और उन कंपनियों को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। जो पैसा किसान खर्च कर रहे हैं कीटनाशक, जंतुनाशक खरीदने में, वो सारा इन कंपनियों की जेब में जा रहा है। और रासायनिक खाद जो हमारे देश के किसान खरीद रहे हैं, उसका पैसा भी भारत देश से बाहर जा रहा है, क्योंकि रासायनिक खाद बनाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है। उस केमिकल का नाम है नेफ्था, और ये केमिकल भारत में ज्यादा पैदा नहीं होता, ये विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि ये केमिकल पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है और भारत में पेट्रोल ज्यादा पैदा होता नहीं, कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता नहीं। तो जिन देशों में कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता है, वहां से नेफ्था खरीदना पड़ता है, फिर उससे हम ये रासायनिक खाद बनाते हैं। तो अंत में सारा का सारा पैसा किसानों की जेब से निकलकर विदेशों में, या किसानों की जेब से निकलकर विदेशी कंपनियों के खातों में जमा हो रहा है। माने हर साल का जो हम 12 लाख करोड़ रुपया फालतू में बर्बाद कर रहे हैं इस देश का, वो या तो अमेरिका को समृद्ध बना रहा है, अमेरिकन कंपनियों को समृद्ध बना रहा है, यूरोप की कंपनियों को समृद्ध बना रहा है, किसानों को गरीब और कंपनियों को अमीर, ऐसा बनाने की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। और मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि जिन बड़ी बड़ी विदेशी, अमेरिकन, यूरोपियन कंपनियों का ये कीटनाशक, जंतुनाशक हमारे देश में बिकता है, आप ये बोलेंगे आखिर ये किसान उसको खरीदते क्यों हैं, जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि इन कंपनियों के बड़े बड़े एजेंट गांव-गांव में घूमते रहते हैं और किसानों को ये समझाते रहते हैं, देखो ये बहुत अच्छा कीटनाशक आया, ये बहुत अच्छा जंतुनाशक आया, एक स्प्रे करो तो सब कीड़े मर जाते हैं, एक स्प्रे करो तो सब जंतु मर जाते हैं, और धीमे से कहते हैं बस कीमत इसकी 15,000 रुपए लीटर है। फिर किसान को समझाया जाता है कि 15,000 रुपए लीटर भी तुमको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कीटनाशक है जो 1,500 रुपए लीटर है, वो तुम 35-40 बार स्प्रे करोगे, उससे अच्छा ये है कि ये 15,000 रुपए लीटर का 1-2 बार ही स्प्रे कर लो। तो इस तरह के कैलकुलेशन में किसानों को फंसाकर वो कंपनियां अपना खूब माल बेच लेती हैं और किसान भोले वाले सीधे साधे उसको खरीद लेते हैं। किसानों से जब हम बात करते हैं कि भाई आप इनके चक्कर में क्यों फंस जाते हैं, तो वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कीड़ा आ गया फसल पर, अब क्या करें, फसल चौपट हो जाएगी, उसको बचाना है, क्योंकि अगला फसल लगाने के लिए कर्ज लेना है, कर्ज के लिए ब्याज देना है, तो पैसे तो हाथ में चाहिए, तो फसल बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते, तो किसी भी कीमत पर ये फसल बचानी है, इसके लिए कितना भी बड़ा खर्च हम करने को तैयार हो जाते हैं। ये किसानों की अपनी कहानी।
तो ये दोनों तरह से दुष्चक्र चलता है और अंत में किसान पिसता है और आप सब इस जहरीले आक्रमण के शिकार होकर बीमारियों में फंसते चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि हमारे देश में ये जो कंपनियां जहर बेच रही हैं, ये जहर किस किस राज्य में कितना कितना बिक रहा है और कैसे उनका इस्तेमाल किसानों के बीच में करवाया जा रहा है। कुछ राज्यवार आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा ये जहर जो डाला जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक साल में 6,855 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है खेत में, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में। फिर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है पंजाब का। पंजाब में हर साल 6,900 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है कीटनाशक और जंतुनाशक का। फिर तीसरे नंबर पे है हरियाणा, जहां 4,520 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है हर साल। फिर उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ऐसे हिंदुस्तान के 33 राज्य हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया 90,000 मीट्रिक टन है। जो जो कीटनाशक जंतुनाशक डाले जाते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा डाला जा रहा है डीडीटी। डीडीटी के बारे में मैं आपको एक जानकारी बता दूं, वो ये कि दुनिया के 56 देशों में। तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है, इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं। जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है? गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो। कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है? 1 एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? मूत्र इकट्ठा करना भी आसान। गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय एकदम पक्का है। गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो, तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो। ऐसे ही बैल करता है, ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा, पेशाब करेगा, डब्बा भर लो। तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये खराब ही नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कभी खराब नहीं होता। तो भरे रहा है गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस गड्ढे में से उठाते रहो। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो। एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, उसमें मिला लो। मिलाने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़। और गुड़ ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता ना हो, काला काला हो जाता है, एकदम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड़ इसमें डाल दो 1 किलो। और 1 किलो डाल दो कोई भी दाल का आटा या चोकर। चोकर समझते हैं? गेहूं का आटा छानने के बाद जो निकलता, क्या कहते हैं उसको? चोकर कहते हैं। वो डाल दो 1 किलो। या अगर सस्ती दाल हो घर में,
उत्पादन की हुई तो उसको पीस के 1 किलो डाल दो, तो 1 किलो चोकर या 1 किलो दाल का आटा, और इसमें डालो 1 किलो मिट्टी। मिट्टी कहां से लानी है? पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 लीटर मूत्र, 15 किलो गोबर, ये 5 चीजें एक ड्रम में मिला दो। मिलाने के बाद 15 दिन इस ड्रम को छांव में रखो, धूप में मत रखना, छांव में, पेड़ के नीचे रख दो। छांव में रखने के बाद 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ, और पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ, इस घोल को खेत की मिट्टी पे छिड़क दो। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो। फसल में आप पानी देते हो ना, उसमें डब्बे से मिलाते जाओ, पूरे खेत में पहुंच जाएगा। अब ये खाद गोबर, गोमूत्र, दाल का आटा, गुड़ और मिट्टी वाला जो तैयार होता है ना, ये यूरिया से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई तो यूरिया डीएपी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए, उससे 6 गुनी ज्यादा ताकत इसमें है, इसलिए इससे उत्पादन ज्यादा आता है। और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ। हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकिल बन जाती है। जैसे 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, 4 महीने की फसल है 5 बार डल जाएगा, 6 महीने की फसल है 7 बार डल जाएगा। हर 21 दिन पर यह खाद डालते जाओ। परिणाम क्या होगा? मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये खाद डालने से मिट्टी में केंचुए बहुत हो जाते हैं, और केंचुओं के बारे में आप जानते हैं? केंचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं, और केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं। फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे तो एक एक बूंद पानी नीचे चला जाता है। अगर केंचुए ज्यादा हो तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, माने बहकर बेकार नहीं जाता है। और केंचुए ज्यादा है ना, तो केंचुए क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं, और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में, वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, और वो गोबर की खाद से बढ़ती है, क्योंकि केंचुए को गोबर पसंद है। अगर आप एक बार गोबर की खाद डाल दोगे, कहीं से भी केंचुआ घूमता हुआ खेत में आ जाएगा। और केंचुआ बड़ा विचित्र जीव है, 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी संडे नहीं, कभी मंडे नहीं, और फोकट में काम करता है, कभी टीए नहीं, कभी डीए नहीं, कभी एचआरए नहीं, न छुट्टी लेता है न तनख्वाह लेता है। और ऐसा विचित्र जीव है ये केंचुआ कि साल भर ये जिंदा रहता है, और साल भर में 1 लाख बच्चे पैदा करके ही मरता है। वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो, वो एक केंचुआ 1 लाख पैदा करता है। तो खेत में एक केंचुआ आया तो 1 लाख हो गए, 1 लाख और 1-1 लाख करेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस खेत में केंचुए ज्यादा हैं, वहां की मिट्टी तो सोना पैदा करती है, ये सारे दुनिया के वैज्ञानिक मानते। केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, मिट्टी में सोना उपजेगा, खूब पैदावार होगी, खूब फसल मिलेगी। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 मिनट में एक और बात कह के मैं व्याख्यान खत्म करूंगा, समय हो रहा है। अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया, अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूं। ये खाद तो आप खेत में डालोगे, बहुत उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगर आपका पड़ोसी किसान ये खाद नहीं डाल रहा है तो एक गड़बड़ी होगी, उसके खेत में कीड़े लगेंगे। जिस खेत में यूरिया पड़ता है, कीड़े उसी खेत में लगते। जहां डीएपी लगता है, सबसे ज्यादा फसल को बर्बादी उसी खेत में आती है। तो पड़ोस का किसान नहीं माना, वो यूरिया डालेगा, कीड़ा उसके खेत में आएगा, फिर वो आपके खेत में भी घुस सकता है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं है आपने। तो कीड़े मारने के लिए क्या करेंगे फिर? उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताता हूं। कीड़े मारने की दवा भी आप खुद बना लो, बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर मूत्र ले लो, किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो। अब इस 20 लीटर मूत्र में 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। नीम तो है, सब गांव में है। नीम की निम्बोली भी आती है, तो निम्बोली पीस के डाल दो, नहीं तो नीम के 2.5-3 किलो पत्ते पीस के डाल दो। फिर एक सीताफल का पेड़ होता है, देखा है?
उसके पत्ते पीस के डाल दो 2-2.5 किलो। फिर एक पेड़ होता है, उसको आकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं आकड़ा कहते हैं, उसको अकौआ भी कहते हैं, तो उसका 2.5-3 किलो पत्ता पीस के डाल दो। फिर और एक पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेशरम, आप पता नहीं क्या कहते हैं। ये कैसा होता है मैं बताता हूं। बेशरम कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा। पान के जैसा पत्ता होता है, बिना बीज के होता है, बिना पानी के, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको। हर गांव में होता है। तो 2.5-3 किलो बेशरम के पत्ते ले लो, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो इसके पत्ते ले लो सीताफल के, और 2.5-3 किलो आकड़े के पत्ते ले लो, और इसमें आधा-पौना किलो तंबाकू पीस के डाल दो, और इसको खूब उबालो गोमूत्र में। उबालते समय इसमें एक काम और कर सकते हैं, आधा किलो लहसुन पीस के डाल दो, आधा किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो, और उबाल के इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको छान लो। अब जो घोल बन गया है इसमें 200 लीटर पानी मिला दो, और ये 1 एकड़ फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है। और इसको स्प्रे कर दो खेत में, तैयार हो गई। अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो। 1-1 साल 2-2 साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट हो। तो कीटनाशक दवा बना लिया और खाद बना लिया। और अब तीसरा एक काम और कर लेना कि बीज जब खेत में डालते हैं तो बीज को खेत में डालने से पहले संस्कारित कर लेना। और संस्कारित कैसे करना? मान लो बीज लगाना है हमको गेहूं का, तो गेहूं का बीज लेना, पहले बीज बोने से 2 दिन पहले उसको 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र और 100 ग्राम चूना, चूना आप समझते हो, कलई चूना, 100 ग्राम कलई चूना, 1 किलो गोबर, 1 लीटर मूत्र, ये तीनों को मिला लो। कलई चूना को मिलाने का तरीका है कि पहले उसको पानी में डालो, खूब पानी को वो गर्म कर देगा, फिर ठंडा हो जाए तब उसको गोबर और मूत्र में मिला लो। मिला के ये घोल में गेहूं का बीज डाल दो और रात में डाल दो, सवेरे उस बीज को निकाल लो, निकाल के उस बीज को छांव में सुखा दो, और छांव में जब बीज सूख जाए फिर उसको खेत में लगाओ। तो इस बीज पर कभी भी कीड़ा नहीं आता, कोई कीट नहीं लगता, इतना बड़ा इंतजाम पहले ही हो जाता है, तो खर्चा बच गया और उत्पादन ज्यादा आता है। तो बीज संस्कार करके लगाना, खाद बनाने का तरीका बता दिया, कीटनाशक का तरीका बता दिया। और ये तीनों तरीके अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान का 7 लाख करोड़ रुपया साल का हम बचा सकते हैं। और ये रुपया बचा के गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं तो जानवरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जानवरों की संख्या अगर बढ़ती है तो दूध भी ज्यादा मिलेगा, गोबर गोमूत्र भी ज्यादा मिलेगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब किसान इसी तरीके से गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, चना करो, दाल करो। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से आपका सब खरीदने को तैयार है, क्योंकि भारत स्वाभिमान अगले साल से 1000 दुकानें खोलने जा रहा है पूरे देश में, जहां गोबर गोमूत्र का गेहूं मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चावल मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चना मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑर्गेनिक, एकदम शुद्ध देशी खाद का बनाया हुआ, गोबर का बनाया हुआ गेहूं, चावल, चना, दाल मिले। ऐसी 1000 दुकानें हम खोल रहे हैं। उन दुकानों पर आप जो पैदा करेंगे वो बेचने के लिए हम सुविधा देंगे, और आप बेचकर अपना मुनाफा रखो। दुकान चलाने के लिए 5-7% जो खर्चा आता है वो उसी में से निकल जाएगा। वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सारे देश में हम चलाना चाहते हैं। तो हम बेचने में मदद करेंगे, आप उत्पादन करो। और जब ये उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको दुनिया भर के देशों में बेचना चाहते हैं, और दुनिया भर के देशों में ये बेचेंगे, 4 गुना मुनाफा आएगा। मैंने लंदन में देखा, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यूरिया डीएपी का आलू है 1 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, और गोबर गोमूत्र का आलू है 4 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो। 4 गुना महंगा बिकता है। मेरे कई दोस्त हैं, वो किसान हैं, महाराष्ट्र में आम की खेती करते हैं। वो गोबर गोमूत्र का आम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक आम की कीमत 65 रुपए मिलती, और यहां यूरिया डीएपी का आम बेचते हैं तो 15 रुपए किलो में सब चला जाता है। कहां 65 रुपए का एक आम,
कहां 15 रुपए का 1 किलो। तो मैं चाहता हूं कि सारे किसान जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो, उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस उपलब्ध हो, तो सारी दुनिया में हम ये माल बेच सकते हैं। और पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जो ये सामान बेच सकता है, क्योंकि जो गाय और बैल हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। दूसरे देशों के पास जो गाय है वो जर्सी गाय है, होलेस्ट्रियन और फ्रीजियन है, उसका गोबर ही काम का नहीं है, वो बिल्कुल बेकार, उसका मूत्र भी काम का नहीं। देशी गाय है ना, उसी के गोबर में ताकत है, जर्सी और विदेशी गाय का गोबर तो बिल्कुल बेकार है। तो इसमें जब गोबर लेना तो देशी गाय का, और मूत्र लेना तो देशी गाय का। और एक छोटी सी आखिरी बात कहता हूं किसानों के लिए, कि जिस गाय का गोबर गोमूत्र खेत में डालो 7 लाख करोड़ बचे, इसी गाय का, देशी गाय का मूत्र अगर आप पीना शुरू करो तो 6 लाख करोड़ और बचेगा, बीमारी ही नहीं आएगी। और गाय का मूत्र पियो तो सब बीमारी मिट जाएगी। मैं पिछले 12 साल से परीक्षण करता हूं, 48 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसी हैं जो गाय के मूत्र से जड़ से ठीक हो जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ऐसी खतरनाक 48 बीमारियां गाय मूत्र पीने से जड़ से ठीक हो जाती है। आप बोलेंगे कैसे पीना है? आधा कप गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पीना है, सवेरे सवेरे रोज बस, और देशी गाय का पीना है। 3-4 महीने लगातार पी लो, सब बीमारी मिट जाएगी। आंखों में बीमारी है तो 1-1 बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल लो, आंखों की बीमारी मिट जाएगी। कान में बीमारी है, कान में डाल लो, कान की बीमारी मिट जाएगी। सिर के बाल अगर झड़ते हो और बहुत ज्यादा रूसी आती हो, डैंड्रफ, गोमूत्र को पानी में मिला के बाल की मालिश कर लो, वो भी बीमारी मिट जाएगी। पांव में ठेक पड़ जाती है कई बार, और पांव कट जाते हैं, फट जाते हैं, क्रैक्स, गाय मूत्र की मालिश करके रात को सो जाओ, ये बीमारी भी मिट जाएगी। खाज हो जाए, खुजली हो जाए, गोमूत्र की मालिश करो, खाज खुजली मिट जाएगी। दाद हो गया, एक्जिमा, सोराइसिस, उस पे मालिश करो, वो भी मिट जाएगी। ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूत्र से ना मिटे, बस इसको पीना है और लगाना है। अब बहुत लोग कहते हैं गोमूत्र पिएंगे कैसे, उसमें बास आती है। तो मुझे ये बताओ, दारू कैसे पी लेते हो? उसमें तो और भी बास आती है। दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं, तो गोमूत्र क्यों नहीं पी सकते? बस आधा कप पीना है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो लोग आधा कप गोमूत्र रोज पी सकते हैं, उनकी दारू छूट जाती है, क्योंकि गाय के मूत्र में भी सल्फर है और बहुत अधिक मात्रा में। दारू छूटती है, बीड़ी छूटती है, शराब, गुटखा, मावा, पान पराग सब छूट जाता है। और कभी कभी मुंह खराब हो जाता है ना, गुटखा खा खा के, और इतना खराब हो जाता है कि मुंह में फोड़ा हो जाता है, जिसको हम कैंसर की पहली स्टेज कहते हैं। उसमें गोमूत्र मुंह में भरो, ऐसे ऐसे मुंह में भर के उसको घुमाओ और कुल्ला करना शुरू कर दो, वो फोड़ा भी मिट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोमूत्र से मुंह का फोड़ा मिटा के फिर गुटखा खाएं, छोड़ देना ही अच्छा है। तो आप इस गोमूत्र का दवा के रूप में इस्तेमाल करो, व्यसन को छोड़ने में इस्तेमाल करो, शरीर की बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल करो। माताएं बहनें यहां बैठी हैं, उनको एक बात बताने का दिल कर रहा है कि बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भावस्था होती है ना, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन ऑपरेशन कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा। और उसके 20 बहाने वो बताते, कभी कहेंगे जगह छोटी है, कभी कहेंगे ये बीमारी, कभी वो ये। आप कुछ मत करो, बस एक काम करना, किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप, और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना। गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना। और जिस माँ को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको। 2-3 घूंट सुबह, 2-3 घूंट दोपहर, 2-3 घूंट शाम। रात को बच्चा अपने आप बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़े। मैंने हजारों माताओं बहनों की डिलीवरी इस गोबर गोमूत्र से फोकट में कराई। और ये गोबर गोमूत्र में इतनी ताकत है, मैं आपको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को सरल भाषा में समझाता हूं। बच्चा कई बार उल्टा हो जाता है गर्भाशय में, तो डॉक्टर कहते हैं अब तो कोई इलाज नहीं, काटना ही पड़ेगा पेट। गोबर गोमूत्र की 3 डोज दे दो, वो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है।
गाय के मूत्र में इतनी ताकत है, इसलिए आप इसको पीना शुरू करो, पिलाना शुरू करो। इसका इलाज सबसे अच्छा है, खर्चा कुछ नहीं है, पैसे कोई जाने वाले नहीं, गाय अपने पास है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, बार बार आप गाय का मूत्र पियोगे, अपनी बीमारी ठीक करोगे तो आपके मन में गाय के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अभी तक तो आप दूध पीते थे, लेकिन दूध तो गाय हमेशा देती नहीं है, तो उस गाय को कसाई को बेच देते हैं। अब मूत्र तो जिंदगी भर देगी। तो मैं किसानों से कहता हूं, गाय को दूध के लिए मत पालो, मूत्र के लिए पालो। दूध मिले तो बोनस है, मूत्र असली है। और जो गोमूत्र पीना शुरू किया, आंख में डालना शुरू किया, बीमारी मिटती है। आंखों की एक बीमारी है जो दुनिया में कभी ठीक नहीं होती, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका। और एक ग्लूकोमा, बिना ऑपरेशन ठीक ही नहीं होता। ये दोनों बीमारी एक एक बूंद गोमूत्र से 3 महीने में जड़ से मिट जाती है। जिनको चश्मे चढ़ गए हैं ना, चश्मा उतारना है तो गोमूत्र डाल लो तो चश्मा उतर जाता है। सब तरह की बीमारी आपकी खत्म करता है गाय का मूत्र, क्योंकि गोमूत्र में 18 तरह के रासायनिक तत्व हैं। सल्फर उसमें है, कैल्शियम उसमें है, आयरन उसमें है, मैग्नीशियम उसमें है, मैग्नीज उसमें है, भगवान के दिए हुए हैं, प्रचंड मात्रा में है, मुफ्त में है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो गोबर गोमूत्र को खेत में डालो तो यूरिया का खर्च बचेगा, शरीर में पियो तो 6 लाख करोड़ की बीमारी का खर्च बचेगा। तो खाली गाय से ही 1 साल में इस देश का 15 लाख करोड़ का फायदा हम करा सकते हैं। और ये ताकत हम में से हर किसान में है। और ये ताकत का अंदाजा किसानों को लग जाए तो भारत देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता और हमको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो पैदा करके दुनिया को खिला सकते हैं, इतनी ताकत गाय के गोबर और मूत्र में। बस अब एक काम करना, एक संकल्प ये लेके यहां से उठना कि गाय पालेंगे, उसको कसाई को नहीं बेचेंगे। मुझे दुख इस बात का है, गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगे जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी मां के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है। अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो। और मैं तो एक तरीका बताता हूं कि गाय मर गई तो उसका चमड़ा कभी मत उतारना, बहुत पाप लगता है। उसको ऐसे का ऐसा ही दफन करना, खड्डा खोद के। और जहां गाय को दफन किया वहां आम का एक पेड़ लगा देना। 3 साल में वो पेड़ इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। मैंने ये किया है। गाय का शरीर जिस मिट्टी में दफन हुआ वहां आम का पेड़ लगा दिया और दूर एक दूसरा आम का पेड़ लगा दिया। उस आम के पेड़ पे 100 फल आते हैं, तो गाय के शरीर वाले आम के पेड़ पे 400 से 500 फल आते हैं। 4-5 गुना ज्यादा उत्पादन है। और आम बड़ा होता है और एकदम मीठा होता है। माने गाय जिंदा रहते इतनी हमारी मदद करती है, मरने के बाद भी इतनी मदद करती है। इसलिए इसको कसाई को तो देना नहीं। और गाय को काटें, उसका मांस बिके 10,000 रुपए। गाय को जिंदा रखें और उसके मूत्र से दवा बनाकर बेचें तो साल की आमदनी 2 लाख रुपए है एक गाय की। इसलिए गाय फालतू नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने कहा कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और जो देवता है ना, उनमें गोबर में तो लक्ष्मी है और गोमूत्र में धन्वंतरी है। ये अब समझ में आया। मेरी अम्मा मुझे समझाती थी, दादी, कि गोमूत्रे वसति लक्ष्मी, सॉरी, गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, ऐसा एक संस्कृत सूत्र हमने सीखा था। अब गाय के मूत्र में धन्वंतरी, गोबर में लक्ष्मी। तब समझ में नहीं आया, अब आया कि गोबर डालते हैं खेत में, खूब अन्न पैदा होता है और बहुत महंगे दाम पर विदेशों में बिकता है, तो डॉलर के डॉलर आते हैं। तो लक्ष्मी ऐसे है गोबर में। और मूत्र को उपयोग करते हैं तो बीमारी मिटती है, बीमारी मिटे तो धन्वंतरी ही है। फिर तो गोबर गोमूत्र में भगवान है, ये ध्यान रख के आप अपने घर में गाय लेके आओ।
और मेरा तो आपको कहना है कि जर्सी गाय जो गलती से लाई हो तो तुरंत बेचो, देशी लेके आओ। जर्सी बेचोगे तो 3 देशी गाय आएगी। जर्सी खाती भी ज्यादा है, हगती भी ज्यादा और बिल्कुल बेकार है उसका गोबर, ना उसका गोबर काम का ना मूत्र काम का। आप कहोगे जो दूध ज्यादा देती है, वो दूध बिल्कुल बेकार है, कोई पीने लायक नहीं है। दुनिया के किसी देश के लोग जर्सी गाय का दूध नहीं पीते, भारत को छोड़कर। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, फिर भी वो दूध नहीं पीते, क्योंकि कहते हैं इससे कैंसर होता है, अर्थराइटिस होता है। तो इस जर्सी गाय को बेच के देशी गाय लाओ और उसको पालो, तो आपका ये जीवन सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। और मैं तो मानता हूं गाय का सबसे बड़ा मूल्य है, सवेरे ही सवेरे सोकर उठो और गाय के चेहरे का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन हो गया। इतना आनंद और इतनी खुशी मिलती है गाय का दर्शन करने में। आंखें देखो कितनी सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर है। तो ऐसी गाय पालकर अपनी खेती सुधारो, खुद को सुधारो, देश को सुधारो। ये निवेदन करके मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी ध्यान से, गंभीरता से सुना, और निवेदन करता हूं कि ये करना जरूर। अच्छा ये बताओ, करोगे? कौन कौन करेगा, जरा हाथ तो उठाओ। बहुत बढ़िया। और जब ये पैदा होने लगे गेहूं, चावल, चना, दाल, तो मुझे पतंजलि समिति को बताना, हम उसके बिकवाने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छे से अच्छा भाव आपको मिले, अच्छी से अच्छी कीमत पर ये चीजें बिकें, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बहुत खर्चा घटेगा। और दवा छिड़कते हैं जो खेत में पेस्टिसाइड, वो बंद कर दें। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? यूरिया, डीएपी बंद करके गाय का गोबर, भैंस का गोबर खेत में डालें। अब आप बोलेंगे गोबर और कैसे डालें खेत में? बहुत सरल तरीका है उसका। 1 एकड़ खेत अगर आपके पास है तो 10 किलो गोबर ले लो किसी भी जानवर का, 10 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय, बैल, भैंस का, दोनों को मिला लो। उसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और 1 किलो दाल का आटा, और 1 किलो मिट्टी, खेत की मिट्टी, मेड़ की हो तो बहुत अच्छा। गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, और खेत के मेड़ की 1 किलो मिट्टी। ये 5 चीजें मिला के ड्रम में रख दो, 15 दिन रखा रहने दो। 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसमें पानी मिला दो, कम से कम 200 लीटर। तो ये घोल तैयार हुआ, इसको खेत की मिट्टी पे छिड़कना है। ये सबसे अच्छी खाद है दुनिया की, 1 पैसा भी खर्च नहीं होता इसमें। ये खाद का इस्तेमाल हजारों किसान कर रहे हैं पूरे देश में, और सब अच्छे हो गए। जो किसान पहले गेहूं लेते थे यूरिया, डीएपी से 1 एकड़ में 10 कुंटल, अब उनका गेहूं आता है 1 एकड़ में 20 कुंटल। जिनका गन्ना होता था पहले 1 एकड़ में 25 टन, अब उनका गन्ना होता है 1 एकड़ में 70 टन। जिनकी कपास होती थी 1 एकड़ में 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, अब होती है 7 कुंटल। उत्पादन बढ़ गया, और जो पैदा हो रहा है वो इतना स्वादिष्ट है कि बाजार में खूब अच्छे भाव पे बिकता है। जो किसान इस तरह से गेहूं करते हैं उनका गेहूं 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बिकता है। उसको ऑर्गेनिक, शुद्ध कहते हैं। ऑर्गेनिक चीजों की सारी दुनिया में मांग है, पूरी दुनिया में। आप भी अपने खेत में इस ऑर्गेनिक तरीके से खेती करो तो बहुत अच्छा है। फॉर्मूला फिर बता देता हूं। 1 एकड़ खेत के लिए 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो मिट्टी, तो सीधे छिड़क सकते हैं। फसल खड़ी हो तो पानी के साथ मिला सकते हैं। फसल में जब पानी देते हैं ना, उसमें मिला दो इसको। मैंने एकड़ का बताया, अब 2 एकड़ है तो डबल कर लेना, 3 एकड़ है ट्रिपल कर लेना। यूरिया का खर्चा खत्म करना। अब यूरिया, डीएपी बंद करेंगे, खर्चा कम हुआ। फिर हम जो खाएंगे वो शुद्ध हुआ, वो शुद्ध खाएंगे, बीमारी कम, दूसरों को खिलाएंगे, उनकी बीमारी कम, सारा देश स्वस्थ, सुखी और निरोगी हो जाए।